हेलो दोस्तों, जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे स्टॉक वैल्यूएशन और पीई रेशियो और डिफरेंट सेक्टर के कैसे डिफरेंट पीई होते हैं, इन सब के बारे में। दोस्तों, ये रिक्वेस्ट किया था हमारे एक सब्सक्राइबर ने, उन्होंने कमेंट करके बोला था कि प्लीज़ एक वैल्यूएशन पे वीडियो बनाइए, क्योंकि इससे हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है फंडामेंटल एनालिसिस में और हमें क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो दोस्तों, ये मैंने सोचा, फिर जब काफ़ी लोग फंडामेंटल एनालिसिस पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं एक फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स पे और स्टॉक वैल्यूएशन पे एक वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगर आप इसको पूरी तरह से समझेंगे तो आप कभी भी फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जब भी स्टॉक पिक करेंगे तो अच्छे स्टॉक को पिक करेंगे और पी रेशियो के ओरिजिनल इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसमें जो भी स्टॉक्स का मैं नाम ले रहा हूँ वो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए उसमें इन्वेस्ट करने के पहले। मैंने बस एग्जांपल पर्पस से उन स्टॉक्स को यूज़ किया है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इंट्राडे सीरीज़ पे, टेक्निकल एनालिसिस पे, फंडामेंटल एनालिसिस पे, इस पे सारे वीडियोस में लाता रहूँगा। आपको बहुत ही सरल और अच्छी भाषा में आपको समझाता रहूँगा और आप इसको पूरे अच्छे से समझ के काफ़ी स्टॉक में पैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। आखिर फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? तो डेफिनेशन इसका है कि किसी भी कंपनी का जो हेल्थ का एनालिसिस होता है, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता है और उसके फ्यूचर आउटलुक का जो एनालिसिस होता है, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो ध्यान रखिए दोस्तों, किस चीज़ का एनालिसिस होता है? ये कंपनी के फिनेंशियल हेल्थ का, फिनेंशियल परफॉर्मेंस का और उसका फ्यूचर में क्या आउटलुक है, इसका एनालिसिस। और किस चीज़ के बेसिस पे होता है? ये उसके हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल फिनेंशियल डेटा और बाकी जो फिनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, जो आगे मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, उनके ऊपर होता है। तो दोस्तों समझ लीजिए इसको। अब मैं बिल्कुल ही आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो दोस्तों, जब हिंदुस्तान में हमारे शादी होती है तो आप देखते हैं कि जब लड़की का जो पिता होता है, वो जब जाता है लड़के के पास, तो वो लड़के के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो एनालाइज करता है कि आखिर वो लड़का क्या किया बचपन से, उसने कहाँ पढ़ाई की, क्या किया, क्या कमा रहा है, कहाँ कंपनी ज्वाइन की। ये सब क्यों करता है दोस्तों? ये सब वो इसलिए करता है क्योंकि उसको फ्यूचर प्रोजेक्ट करना रहता है कि फ्यूचर क्या होगा मेरी लड़की का इस लड़के के साथ, या फ्यूचर में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहेगा इकोनॉमिकली। तो दोस्तों, ये बहुत ही थोड़ा सिंपल एग्जांपल है, लेकिन ये काफ़ी रेलेवेंट एग्जांपल है। एक्चुअली हम फंडामेंटल एनालिसिस में बस यही कहते हैं, किसी भी स्टॉक का फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होगा और उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं यूजिंग पास्ट डेटा जो भी हमारे पास है और बाकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस में। तो ये होता है बिल्कुल ही सरल शब्दों में फंडामेंटल एनालिसिस। और ये ज़रूरी तो होता ही है, जैसे कि मैंने आपको भी बोला है कि अगर बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए लड़के का, अगर लड़की का बाप उससे शादी कर देगा तो फिर तो लड़की की लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो उसी तरह अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे किसी स्टॉक में बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए हुए, तो वो कंपनी का आपको पता ही नहीं फ्यूचर में क्या परफॉर्म करेगा, तो क्या होगा? फिर तो हो सकता है वो आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में चला जाए। तो इसीलिए दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी बात, चलिए अब जानते हैं कि स्टॉक वैल्यूएशन क्या होता है, क्योंकि जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, हम स्टॉक वैल्यूएशन का जिक्र तो करते ही करते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन एक मेथड है जिससे हम किसी भी स्टॉक की थ्योरेटिकल इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब आप पूछेंगे थ्योरेटिकल इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है कि एक्चुअल में उसका वैल्यू क्या है उस स्टॉक का। मतलब कि आप कह लीजिए कि आप मार्केट में जाएंगे, वहाँ आपको कई तरह के फ्रूट्स मिलेंगे। तो आपको एक एप्पल मिलेगा जो 10 रुपये का एक मिलेगा, एक एप्पल मिलेगा जो आपको 20 रुपये का एक मिलेगा। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो 20 रुपये वाला एप्पल 20 रुपये का ही और 10 रुपये का नहीं है? तो जो 20 रुपये वाला एप्पल है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, उसके अंदर वो अच्छे क्वालिटी का है, वो इम्पोर्टेड है, वो जहाँ से जिस भी उसका जो भी जॉनर है, मतलब वो जिसका एप्पल है वो अच्छा ब्रांड है, उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ हो गया कि दो सेब में भी अलग अलग दाम के होते हैं, क्योंकि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू अलग होती है। तो यही जो होता है ना, वैल्यूएशन होता है स्टॉक का, कि उसका जो रियल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसको जो कहते हैं हम वैल्यूएशन स्टॉक का कहते हैं, कि उस स्टॉक की रियल वैल्यू इतनी है। और फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ना दोस्तों, वो किस चीज़ पे बेस है? सबसे प्लेन लैंग्वेज में अगर मैं समझाना आपको चाहूँ तो फंडामेंटल एनालिसिस का यही प्रिंसिपल है कि आज नहीं तो कल मार्केट
जो स्टॉक की ट्रू वैल्यू है उसको रियलाइज़ करेगा और उस स्टॉक को उसका डिज़र्व्ड वैल्यूएशन देगा। यही पूरा बेसिस है फंडामेंटल एनालिसिस का। जैसे दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का क्या बेसिस होता है, उसमें टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस होता है कि एवरी न्यूज़ इज़ प्राइज्ड इन द करेंट प्राइस ऑफ द स्टॉक। मतलब जो भी न्यूज़ है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ है, वो सब स्टॉक के करंट दाम में रिफ्लेक्ट कर रही है, होता है टेक्निकल एनालिसिस का। ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस का जो प्रिंसिपल ये होता है कि आज नहीं तो कल मार्केट, आज नहीं तो कल, कभी भी हो सकता है, आज हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, लेकिन मार्केट एक स्टॉक का ट्रू जो वैल्यू है, जो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसको रियलाइज़ करेगा और उसका दाम उसी के हिसाब से उस मार्केट में आएगा। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस का ये तो प्रिंसिपल है। तो अब इससे हम कर क्या सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को अपने जो भी हमारे पैरामीटर हैं जो हम डिफ़ाइन करेंगे उसके हिसाब से हम अंडर वैल्यूड स्टॉक उठाएंगे, उसको हम खरीदेंगे और उसके साथ हम आराम से वेट करेंगे। 1 साल वेट करेंगे, 2 साल वेट करेंगे, 3 साल वेट करेंगे और हम ये देखते रहेंगे कि हम जिस पैरामीटर पे सेलेक्ट किए हैं, जो हमारे पैरामीटर्स है वो इंटैक्ट हैं इस ड्यूरेशन में। अगर हमारा जो पैरामीटर्स फाइनेंशियल हेल्थ के सब हमने सेलेक्ट किया और वो सब सही जा रहा है हर साल में और स्टिल वो स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उस सेक्टर को या उस स्टॉक को स्टॉक मार्केट सही वैल्यू देगा और वो स्टॉक ऊपर जाएगा। यही पूरा फंडामेंटल फिलॉसफी है फंडामेंटल एनालिसिस का। तो ये हो गया वैल्यूएशन के बारे में कि स्टॉक का वैल्यूएशन क्या होता है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और कैसे फंडामेंटल एनालिसिस वैल्यूएशन पे काम करता है और स्टॉक की वैल्यूएशन का रिस्पेक्ट करता है। अब दोस्तों चलिए हम समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट को जिसको हम कहते हैं पीई रेशियो। ये एक ऐसा रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इसे कहते हैं। तो पीई रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जो हमें एक्चुअली में किसी भी कंपनी को वैल्यूएशन करने में हेल्प करता है। मैं बस ये कह रहा हूँ दोस्तों, ये हेल्प करता है। ये एक्चुअली केवल पीई रेशियो से हम वैल्यूएशन ही निकालते हैं, इसके लिए काफ़ी स्टडी मॉडल्स डिज़ाइन किए गए हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो में, जो कि मैं हो सकता है कभी फ्यूचर में आपको बताऊँ कैसे हम एक्सेल में एक्स्ट्रापोलेट करके उनके अर्निंग्स को, कई तरह के मॉडल हैं। तो DCF मॉडल हो गया, कई तरह के मॉडल्स हैं जिससे हम एक्चुअल में वैल्यूएशन निकालते हैं एक स्टॉक का, उसके कैश फ्लो को देख के। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एक मॉडल है, ऐसे कई मॉडल हैं। तो अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी स्टॉक के वैल्यूएशन को जज करने का। और पी रेशियो क्या होता है, वो होता है कि प्राइस ऑफ स्टॉक जो करंट मार्केट में उसका प्राइस है डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अब अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है, अर्निंग्स पर शेयर मैंने आपको एक पुराने वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल किया है कि हर शेयर के ऊपर स्टॉक कितना प्रॉफिट कमा रही है। नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट जो कमा रही है, अगर वो कुछ डिविडेंड दे रही है तो वो हटा के जो नेट प्रॉफिट होता है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, वो होता है अर्निंग पर शेयर। तो पीई रेशियो होता है प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय EPS। ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी करंट मार्केट में स्टॉक का प्राइस चल रहा है डिवाइडेड बाय उस स्टॉक का अर्निंग्स पर शेयर जो है, उसको हम पीई रेशियो कहते हैं। अब ये पी रेशियो दोस्तों आखिर मतलब बताता क्या है। चलिए एक तो मैथमेटिकल फार्मूला तो हमने देख लिया, लेकिन इसको हम जब तक विजुअली समझेंगे नहीं ना तो ये फार्मूला या ये रेशियो हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब हम इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज कॉर्प 375 रुपीज़ का आज जून 21 पे क्लोज हुआ और आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे इसका दिया है पीई रेशियो 46 रुपीज़ और ये दिया है EPS 8.14। मतलब पर शेयर इसका प्रॉफिट, अगर मार्केट में इसके टोटल आप देखिए 147 मिलियन शेयर्स हैं। ये पूरा डेटा मैंने गूगल फाइनेंस से जस्ट स्नैपशॉट लिया है दोस्तों। तो इसके मार्केट में 147 मिलियन शेयर्स हैं और ये पर शेयर 8.14 नेट प्रॉफिट सब चीज़ काट पीट के कमा रहा है। मतलब टोटल कितना कमा रहा है, 147 इंटू 8.14 मिलियन, इतना पैसा वो कमा रहा है। तो पर शेयर वो इतना कमा रहा है, वो कमा रहा है पर शेयर इतना, लेकिन मार्केट में उसको दाम चल रहा है 375। यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि एक्चुअल में वो कमा रहा है पर शेयर केवल 8 रुपये, 8.14 रुपीज़ पर शेयर वो केवल कमा रहा है, लेकिन मार्केट में उसका दाम 375 चल रहा है। यानी उसका जो एक्चुअल EPS है वो मल्टीप्लाइड बाई PE, मतलब 46 गुना ज़्यादा उसका दाम मार्केट में चल रहा है। तो दोस्तों PE रेशियो बस यही सिग्निफाई करता है कि मार्केट में उसकी एक्चुअल अर्निंग का कितना गुना लोग देने को तैयार हैं उस एक शेयर को खरीदने के लिए। कमा रहा है वो केवल 8.14 पर शेयर, लेकिन लोग 375 में उसको खरीदने को तैयार हैं, 375 में, और 46 रुपीज़ का उसको 46 टाइम्स का प्रीमियम दे रहे हैं।
तो और ऐसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप स्टॉक लीजिए, आज ये 150.9 पे क्लोज हुआ है, तो इसका अर्निंग पर शेयर है 38.4, लेकिन ये इसको वैल्यूएशन मिला है केवल 3.93 का, और ये अपने अर्निंग के 4 गुना पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। तो मतलब लोग इसको बस 4 गुना देने को रेडी हैं, लेकिन इसको 46 गुना देने को रेडी है, 46 टाइम्स। ये क्यों है इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि पी रेशियो का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा लोग उसके एक्चुअल अर्निंग से कितना ज़्यादा गुना उसको खरीदने के लिए, उसका प्राइस देने के लिए रेडी हैं। अभी एग्जाम्पल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम चलिए आगे जानते हैं और हम समझते हैं कि आखिर ये जो पी में इतना डिफरेंस है क्या है। तो जिस सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने स्ट्रेस किया था कि सर मुझे ये डिफरेंट सेक्टर की डिफरेंट पी क्या होती है, क्या नहीं होती है, हमें समझ नहीं आता है, तो इस पर आप कुछ एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए हम जानते हैं कि अलग अलग सेक्टर को अलग अलग पी रेशियो क्यों होता है। देखिए दोस्तों, हर सेक्टर का अलग पी रेशियो होता है। अब पी रेशियो जो होता है एक सेक्टर पे, वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी अगर मैं आपको पूरा फैक्टर्स बताने लगूं, लेकिन आपको मैं ओवरव्यू समझाऊंगा और सब चीज़ पॉइंट कवर करने की एटलीस्ट कोशिश करूंगा। तो काफ़ी मैक्रो फैक्टर्स और माइक्रो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैक्रो फैक्टर क्या होता है? मैक्रो फैक्टर होता है कि वो फैक्टर्स जो इकोनॉमी को, पूरे देश को, पूरे इकोनॉमी को, पूरे दुनिया को जो इम्पैक्ट करते हैं। मतलब कि एक कंट्री का ग्रोथ कितना हो रहा है, कंट्री में मॉनसून कैसा आ रहा है, सीजनल कैसा है, ये सब होता है मैक्रो फैक्टर। और कुछ माइक्रो फैक्टर्स भी होते हैं, छोटे फैक्टर। मतलब कि कह लीजिए कि उस पर्टिकुलर सेक्टर का कुछ नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है, या किसी स्टेट ने बैन कर दिया कुछ को, तो वो माइक्रो फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो मैक्रो होता है जो इकोनॉमी एज ए होल को इम्पैक्ट करता है, और माइक्रो होता है कि वो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाता है या एरिया स्पेसिफिक होता है, छोटा। तो पी रेशियो जो होता है ना, एक सेक्टर को जो पी रेशियो मिलता है वो इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। और एक्चुअली में ये सब फैक्टर को मिला के जो पी रेशियो जो उसको दिया जाता है उस सेक्टर को, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट करता है कि उस सेक्टर में कितनी स्टेबिलिटी है, उस सेक्टर का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है कि उस सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक क्या है। दोस्तों, कोई स्टॉक क्यों खरीदता है? सिंपल सी बात है, वो स्टॉक इसलिए ख़रीदता है क्योंकि उस स्टॉक के साथ कुछ बेनिफिट जुड़े होते हैं। वो बेनिफिट होते हैं जैसे डिविडेंड होते हैं, या मतलब जो भी वो स्टॉक का अर्निंग्स बढ़ेगा उतना ही आपके अर्निंग्स बढ़ेगी, एक तरह से कह लीजिए आप, क्योंकि एंड में आप तो उसके मालिक हैं। तो बेसिकली जो भी फ्यूचर आउटलुक अगर सेक्टर का अच्छा है, तो उस सेक्टर का जो स्टॉक होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अब एग्जांपल के लिए चलिए फिर हम देखते हैं बजाज कॉर्प। अभी हमने देखा था यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको 8.14 EPS है, लेकिन उसके 46 गुना दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 3.93 दे रहा है। क्यों दे रहा है? अब मैं बिल्कुल इसको थोड़ा हल्के से डिटेल में समझाऊँगा, हल्का सा समझाऊँगा आपको। देखिए, बजाज कॉर्प क्या है? एक FMCG कंपनी है। FMCG कंपनी क्या होता है कि ये अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, वो प्रोडक्ट्स सेल होते हैं मार्केट में, और कंजम्पशन होता है बेसिकली उसका। और यूनियन बैंक क्या एक बैंक है। अब देखिए कि इसकी अर्निंग कैसे आती है। इसकी अर्निंग है बहुत ही स्टेबल और बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि पिछले महीने अगर इसने 30 लाख डब्बे बेचे, तो अगले महीने ये तो पॉसिबल है कि वो 30 लाख का 31 लाख देगा, 32 लाख देगा, दो भी। तो उसके जो पास्ट परफॉर्मेंस है, उसका मंथली या क्वार्टरली जो उसका सेल हो रहा है, उससे हम बहुत ही ईजिली एक कर सकते हैं, एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसका फ्यूचर अर्निंग कितना होगा, और वो स्टेबल और करेक्ट प्रेडिक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका कंजम्पशन क्या है, जनरल पब्लिक कर रही है। क्या वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि रिसेशन आ गया है तो लोग अपना तेल लगाना कम कर देंगे, या कोई साबुन यूज़ करना कम कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसकी जो अर्निंग है वो मैक्रो फैक्टर्स पे कम डिपेंड करती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे कम डिपेंड करेगी, और एक स्टेबल अर्निंग है FMCG की। इसीलिए एज अ होल FMCG सेक्टर को हाई पी कमांड होता है। अब आप इस स्टॉक को देखेंगे तो इसका 46 पी, और इसी में हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो 100 पी पे ट्रेड करेगा। अब आप पूछेंगे कि भाई दोनों FMCG में है, वो 100 पे क्यों ट्रेड कर रहा है, ये 46 पे क्यों ट्रेड कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ आप देखिए कि अब ये सेक्टर के अंदर दो अलग कंपनी है। अब जो होगा
कंपैरिजन एक सेक्टर के अंदर ये डिपेंड करेगा कि आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसा है। अब बजाज कॉर्प क्या है कि इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो एक बजाज ऑयल है, वो उनका 60-70% के ऊपर रेवेन्यू आता है, तो इसकी हाई डिपेंडेंसी है किसी एक प्रोडक्ट पे केवल। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है, उसके कई प्रोडक्ट्स आते हैं, कई डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, उसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है। तो इनटेंजिबल जो वहाँ पे वैल्यूएशन मिल रहा है उसको ज़्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसके डिफरेंट पेटेंट्स, डिफरेंट ब्रांड्स, उनके वैल्यूज़, वो सब उसको मिला के उसका डाइवर्स पोर्टफोलियो वो उसको एक और ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर ले जाते हैं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर 100 की पी पे ट्रेड कर रहा है रैदर देन ये जो 46 की। अब हम देखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, ये केवल 3 की पी पे क्यों ट्रेड कर रहा है, 4 की पी पे क्यों ट्रेड कर रहा है। दोस्तों बैंकिंग एक बहुत ही ये पहली बात तो ये न केवल बैंक नहीं बल्कि एक PSU बैंक है, और PSU और प्राइवेट सेक्टर बैंक के फंडामेंटल्स पूरे अलग हैं। तो दोस्तों एक तो ये बैंकिंग सेक्टर बहुत रिस्की है, वो पूरे इकनॉमी पे डिपेंड करता है, कल को कहीं इलेक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो ये पूरा आपका डिपेंड करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, मैक्रो फैक्टर पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। उसके बाद से दोस्तों अब आप देखिए कि उसमें भी ये PSU बैंक है, जिसका मतलब कि आप NPA सोच लीजिए 8%, तो इसका लोन बुक का पूरा डिफ़ॉल्ट ही हो रहा है। विजय माल्या जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, भूषण स्टील, आप कितने एग्जांपल, ये सब इन्हीं बैंक से लोन लेके इनको डिफ़ॉल्ट करते रहते हैं। तो इसका फ्यूचर अर्निंग क्या प्रेडिक्शन है, जिसका NPA हर साल ही इतना राइज हो रहा है, अनस्टेबल बिजनेस है, मैक्रो एनवायरनमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, काफ़ी अनस्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो स्टेबिलिटी सेक्टर की है वो इसमें नहीं है, पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं बहुत ही इरेलेवेंट होता है बैंक। आप इसका पिछले 5 साल का फाइनेंशियल देखेंगे तो कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, ऐसे चलता है। और जो फ्यूचर आउटलुक है वो अनडिसाइडेड है, क्योंकि जिस तरह से NPA इसका बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ इस पे बिल्कुल डिफरेंट केस है। तो ये देख लीजिए बैंकिंग सेक्टर और मैंने FMCG सेक्टर का कंपैरिजन कर दिया एग्जांपल के तौर पे। अब यहाँ देखेंगे कि FMCG सेक्टर को बहुत ही हाई PE रेशियो मिलता है और बैंकिंग सेक्टर को लो PE रेशियो मिलता है। तो अगर आप यूनियन बैंक और बजाज कॉर्प का कंपैरिजन करने लगेंगे तो आप कहेंगे भाई ये तो लो PE, हम तो ये लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप गलत हैं, आप यूनियन बैंक का कंपैरिजन करेंगे उसी के सेक्टर को PE को, क्योंकि हर सेक्टर का एक अलग एवरेज PE होता है, उसके सारे स्टॉक का PE का जो एवरेज होता है उसको एवरेज PE कहते हैं, और वो अलग होता है अलग अलग सेक्टर के लिए। तो जब भी आप कंपैरिजन करेंगे आप उसी सेक्टर के PE को लेंगे, आप उसी सेक्टर के स्टॉक से उसको कंपैरिजन करेंगे और उसका PE का निकालेंगे जो भी डिफरेंस होता है। तो ये जिस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिस्की बिजनेस जितने भी होते हैं उनका अनक्लियर फ्यूचर होता है, उनकी जो मेन चीज़ होता है जो प्राइस डिसाइड करता है, फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर अर्निंग्स, वो अगर अनक्लियर है तो उसको लोअर PE मिलेगा।